मन को चारों तरफ से भीतर की ओर लाकर एक बार प्रणव ध्वनि ओम। सबसे पहले करते हैं परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। तो विषय चल रहा है कि कैसे संबंधों को हम समझ रहे हैं और कहाँ हो जाती है इन संबंधों में चूक। अच्छा बताइए, दुनिया का कोई भी माता पिता सुबह उठते ही क्या सोचता है? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई भी संसार के माता पिता इस योजना के साथ सुबह सुबह जगते हैं कि आज बच्चे की जिंदगी को कैसे दुखदायी बनाया जाए? कोई माँ या पिता ये भी नहीं कहता होगा कि आज मैं बच्चों पर खूब चिल्लाऊंगा, खूब झूठे इल्जाम लगाऊंगी, खूब बड़बड़ाऊंगी, आज तो बस मैं उनके पीछे पड़ी ही रहूंगी और उन्हें खूब अपमानित करूंगी या उन्हें कैसी नीचा दिखाऊंगी। नहीं ना, बल्कि ठीक इसके उल्टा माता पिता ये निश्चित करके सुबह उठते हैं कि आज का दिन कैसे कैसे खुशियों से भरा होगा, शांति और प्यार से भरा बनाया जाएगा। न चिल्लाना, न बहस, न लड़ाई, न झगड़ा, न रूठना, न रोना। इतने सारे अच्छे इरादे के बावजूद लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं जो बिना किसी कारण के तो नहीं होती, और ये सब प्रभावित करता है हमारे और हमारे बच्चे के व्यक्तित्व को। तो बस एक ऐसी कभी ना खत्म होने वाली छोटी छोटी घटनाओं की सीरीज का ही नाम तो है माता पिता और बच्चों का संबंध। अगर मैं ये कहूँ कि जो माता पिता डिस्टर्ब हैं, अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे बच्चे के व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचता है, तो आप इस बात से सहमत होंगे और विश्वास भी करेंगे ना? क्योंकि ये बात सरलता से समझ आ सकती है और इस पर विश्वास करना हमें अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि हम तो डिस्टर्ब नहीं है और हमारा बच्चा भी सेफ है और हम गलत भी नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य से वो माता पिता भी जो बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए चिंतित ही रहते हैं, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनके लिए त्याग कर रहे होते हैं, अपने को दूसरे नंबर पर रख कर चल रहे होते हैं, बच्चों की सारी आवश्यकताओं इच्छाओं को पूरा भी करते हैं और यह पूरा करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनके लिए उनके जीवन में बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। ऐसे माता पिता भी कभी कभी बच्चे पर आरोप लगाने से नहीं चूकते, उसे दोषी महसूस करा जाते हैं, उसे शर्मिंदा महसूस कराने से नहीं चूकते, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो कभी कभी अपराधी भी है, दोषी है, और कभी तो उनके संस्कार या किसी आदत या किसी बात की दूसरों के सामने मजाक भी बना देते हैं। कभी उनकी किसी गलती पर धमकी भी देते हैं और कभी कभी तो रिश्वत देकर बात भी मनवाते हैं, उन्हें दंड भी देते हैं। और कभी कभी कोई माता पिता सुबह से ही उठकर एक लंबा सा व्याख्यान, एक उपदेश प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे। क्या हुआ, हम में से कोई ऐसा है ऐसा कोई? अच्छा, तो कोई ये कहे कि हाँ तो क्या हुआ, हम ये सब बच्चे की भलाई के लिए तो करते हैं, ऐसा ना करें तो फिर कैसे करेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे? इस तरह के संवाद की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें परवाह करने की कोई कमी नहीं होती। कमी होती है समझ की, इसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, कमी होती है ज्ञान की, स्किल की। क्यों क्यों हो जाता है ऐसा, जबकि वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं? तो जी ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि
बहुत सारे, अधिकांश माता पिता, सारे नहीं, अधिकांश, बहुत सारे माता पिता अपने शब्दों की डिस्ट्रक्टिव पावर से अनभिज्ञ होते हैं। बिना विचारे, बिना कुछ सोचे समझे वो वही सारी बातें अपने बच्चों से करते हैं जो उनके माता पिता ने उनसे कही होती। माता पिता होने के नाते बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कि एक विशेष ढंग से बात बच्चों के सामने रखी जाए, सुनाई जाए, चर्चा की जाए, या कोई सूचना भी दी जाए या कुछ भी कहा जाए तो उसका एक ढंग विशेष हो। अच्छा, महसूस कीजिए, आप एक ऑपरेशन थिएटर में हैं और एक टेबल पर लेटे हैं। दरवाज़ा खुलता है और सर्जन अंदर आता है। एनेस्थीसिया दिए जाने से पहले सर्जन ये कहता है कि सर्जरी की मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं अपने पेशेंट से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पास कॉमन सेंस भी बहुत अच्छा है। क्या होगा उस समय हमारा, जब सर्जन ने ये कहा कि सर्जरी की मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है? क्या होगा? हम डर जाएंगे ना, शायद ओटी से उठकर ही भाग जाए। लेकिन वो कह रहा है कि पेशेंट से बहुत प्यार करता है, तो हो सकता है हम पलट कर गुस्सा भी कर बैठे, या हम डर जाएं, उसको उल्टा सीधा सुनाने लग जाएं। संभव है, जबकि सर्जन सचमुच में बेहद प्यार करता होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए ये सब इतना आसान नहीं है कि वो भाग जाएं। जबकि माता पिता ये विश्वास करते हैं और दिलाते भी हैं कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके पास काफ़ी कॉमन सेंस है और काफ़ी कुछ उनके पास तो ट्रेनिंग भी है और कुछ नैसर्गिक भी है। तो ठीक जिस तरह से सर्जन के हाथ में एक चाकू होता है और वो उसके लिए जिम्मेदार होता है कि कहाँ और कितना कट लगाना है, वैसे ही माता पिता को स्किल होना होता है, जिम्मेदार होना होता है अपने शब्दों, अपने वाक्यों के लिए। शब्दों को, वाक्यों को कैसे, कितना और कब प्रयोग करना है, क्योंकि ये शब्द एक सर्जन के चाकू की तरह ही है। ये दुख पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, शरीर पर ना दिखे, लेकिन बहुत सारे पीड़ा युक्त भावनात्मक जख्म दे जाते हैं। अच्छा, कहिए भाषा किस लिए है? भाषा की जरूरत क्या है? किसी के व्यवहार की निंदा, आलोचना, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा होती है। हम अपने बच्चों के साथ अपनी बातचीत बेहतर करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हम अपने आप को जांचें कि हम शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते, पहचानते हैं और अब कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हमने अपने माता पिता को एक अनजान व्यक्ति या मेहमान से बात करते सुनाई है, तो ज़रा सोचिए कि आपके घर एक मेहमान आया और वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया। उसे विदा करके घर में घुसते ही जैसे ही फ़ोन को देखते हैं, तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं फ़ोन को लेकर। वो अभी दूर नहीं पहुंची हैं, उन्हें हम आवाज़ देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि व्हाट्स योर मैटर, तुम्हारा मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब भी तुम आती हो कुछ ना कुछ भूल जाती हो, तुम अपनी छोटी बहन की तरह क्यों नहीं बनती? देखो, जब वो आती है वो जानती है कैसे बिहेव करना है, और तुम 45 साल की हो गई हो, क्या तुम कभी नहीं सीखोगी? कब बड़ी होगी? और मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं कि हर बार तुम्हारा सामान देने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती फिरो। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम्हारा सर कंधे से नहीं जुड़ा होता ना, तो एक दिन तुम इसे भी कहीं छोड़ाती। ये सब तो हमने नहीं सुना ना मेहमान को कहते। हम केवल इतना कहते हैं कि जी आपका फोन घर पर छूट गया था, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा शब्द जोड़े कि वो कितनी अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित व्यक्ति है। हम माता पिता को रिस्पॉन्ड करते हुए ये सीखना होता है कि शब्दों को कहाँ तक
चलाना है, चाकू की तरह। सब्जी पर तो हम सब ने चाकू खूब चलाया है, और कितना छिलका छीलना है हम सब जानते हैं ना। उसे जरा भी तो ज्यादा नहीं काटते, और कोई ज्यादा काट दे तो हम उसको समझाते भी हैं कि छिलका छीलने के लिए ऐसे छीलते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को डरपोक, शर्मीला, बुरा, दूसरों का ख्याल न रखने वाला या निंदा के योग्य जानबूझकर बनाने की कोशिश तो नहीं करते ना। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे विशेषताएं ग्रहण कर लेते हैं जिनमें दूसरों के लिए, अपने लिए सम्मान का भाव नहीं होता, या सुरक्षा की भावना की कमी रह जाती है। माता पिता चाहते हैं वो विनम्र बने, वो अशिष्टता दिखा रहे होते हैं। माता पिता चाहते हैं वो साफ सफाई का ध्यान रखें, वो गंदे रहने लग जाते हैं। माता पिता चाहते हैं वो आत्मविश्वासी बने, और बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। माता पिता चाहते हैं बच्चे हमेशा खुश रहें, पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। माता पिता चाहते हैं वो दिनचर्या सही करें, नहीं कर पाते। लेकिन माता पिता ही हैं जो बच्चे को मनुष्य बना सकते हैं, करुणा से भरा, क्षमा, दया, संवेदना, सहानुभूति से भरा मानव, जिम्मेदारी, वचनबद्धता, कमिटमेंट से युक्त मनुष्य, जो धैर्य और साहस की अद्भुत वीरता और शौर्य की प्रतिमूर्ति हो। संभव है, ये सब संभव है। एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण संभव है जिसके केंद्र में साहस की ऊर्जा हो और सत्यता के संकेत दिखाई देते हो। ऐसे मानवीय गुणों से युक्त मानवीय लक्ष्य को पाने के लिए माता पिता को मानवीय विधियां तो सीखनी ही होंगी ना। घास फूस की तरह बढ़ते जाएं, हम ज्यादा कुछ मेहनत ना करें और फल हमारी इच्छा वाला हो। जब जीवन की छोटी से छोटी चीज में ऐसा नहीं होता, तब ऐसे में बच्चे का आपके यहाँ जन्म लेना तो सृष्टि की बहुत बड़ी घटना है ना। सरल तो नहीं होगा। ये अद्भुत और आश्चर्य भरी घटना है जिसे अब आपको संभालना है। माता पिता को ठोस समस्याओं का सामना करने के लिए विशेष समाधान की जरूरत होती है, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। वहां रूढ़िवादी सोच या सलाह काम नहीं आती, जैसे कि ये बिगड़ गया है, इसकी पिटाई होनी चाहिए, या इनकी जगह हम होते तो अब तक हमारी धुनाई हो चुकी होती या फिर अब वो जमाने गए जब बात बात पर पिटाई होती थी। बच्चे को प्यार दो, या उसकी तरफ और ध्यान दो, या उसे और ज्यादा समय दो। ऐसा ही ना सलाहें मिलती हैं। जैसे बाग एक सुगंधित फूल से महक उठता है ना, वैसे ही विद्वान, सुशील, गुणवान एक ही संतान से सारा परिवार महकता है, और उस महक को पाने के लिए कई बार घायल होना होता है मालिक को। लेकिन कांटों, झाड़ी और खरपतवार को धीरे धीरे हटाते रहता है, झुंझलाता नहीं है, निराश होकर बैठता नहीं है, गुस्सा नहीं करता, फूल को मसल नहीं डालता। बस धैर्य से सींचता है, सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, पालन पोषण करता है, सहारा बनता है। तेज हवा की झोंके आए तो अतिरिक्त सहारा देकर खड़ा करता है। धूप तेज हो तो छांव का इंतजाम करता है, कभी धूप में तो कभी छांव में, कभी दवाई छिड़ककर तो कभी उनसे बातें ही करके। उन्हें बढ़ता देख रोज प्रसन्न होता है। मिट्टी में गत्ते हाथ करके उन्हें देखकर कभी दुखी नहीं होता, कभी पलटकर नहीं चिल्लाता अपने फूलों पर, और उनके कांटों पर भी नहीं चिल्लाता, नहीं ना। फिर हम अपने मासूम फूलों के लिए कैसे संयम खो सकते हैं। लेकिन आप कहें हम कहाँ चाहते हैं ऐसा करना, पर वो सुनते ही नहीं। वो सुनते ही तब है
जब उनसे चिल्लाकर बोला जाए। अब ऐसे में हम क्या करें? ठीक है, दरअसल बच्चे माता पिता से बातचीत करने में बचते हैं। वो पसंद नहीं करते कि उन्हें उपदेश सुनना पड़ जाए या आलोचना सुननी पड़ जाए या कोई ना कोई सलाह मिल जाए। अक्सर कुछ बच्चे तो ये भी महसूस करते हैं कि उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एक बच्ची अपनी मम्मी से कहती है कि जब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ आप इतना लंबा उत्तर क्यों देती हैं? और वो अपनी सहेली से ये बात कहती भी है। वो ये कहती है कि जब मैं अपनी मम्मी से कुछ बताऊं, अगर एक बार उन्हें कुछ बता दिया तो फिर खेलने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। वो सारा समय निकाल देंगी या फिर हर समय वो वही बात करती रहेंगी। कभी किसी माता पिता और बच्चों के बीच की बातचीत को ध्यान से सुनिए तो ये देखेंगे कि दोनों तरफ से अधिकांश माता पिता और बच्चों के बीच में सुनना तो बहुत थोड़ा होता है। दोनों तरफ से बात कही जा रही होती है। एक गिना रहा होता है तो एक समझा रहा होता है, मना कर रहा होता है। एक प्रार्थना कर रहा होता है, निवेदन कर रहा होता है, तो एक प्रतिबंध लगा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को सम्मान नहीं करते। हमारी भाषा बच्चों के साथ एक अर्थपूर्ण वार्तालाप के साथ नहीं होती। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। माता पिता कह सकते हैं तो हम करें क्या? रिएक्ट ना करें, बोले ना। नहीं जी, रिएक्ट करें, बिल्कुल करें, बस उसके व्यवहार के लिए नहीं। जैसे कि पहले भी कहा, उसकी भावनाओं के लिए, जो पीछे छिपी गहरी भावनाएं हैं उनके लिए रिएक्ट करें। व्यवहार और भावना, दरअसल कोई भी बातचीत जोड़ने के लिए होती है, ये हम सब जानते हैं। हमारी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम रिएक्ट करते हैं व्यवहार पर, भावना पर नहीं। बच्चे की भावना के लिए रिस्पॉन्ड करना है, उसके व्यवहार के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करना है। बच्चे के लिए जो बातचीत हो, जो भी बातचीत हो, उसमें रेस्पेक्ट चल के, ये हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है और हमारी वार्तालाप अटैचमेंट महसूस कराने वाली हो। ये स्किल सीखी भी जा सकती है, अगर नहीं है, और अगर है तब तो क्या कहने। 9 साल का पार्थ घर में पूरे गुस्से के साथ आता है। क्लास के साथ उसे पिकनिक जाना था, बारिश हो गई, पिकनिक कैंसिल हो गई और घर में है पापा। उन्होंने वही पुरानी बात जो हमेशा अप्लाई करते थे कहनी शुरू कर दी। अब बारिश हो गई है तो तुम्हारे गुस्सा करने से बंद तो हो नहीं जाएगी। तुम्हारे रोने का अब कोई फायदा है क्या? बेकार रो रहे हो। या फिर बाद में कभी चले जाना, आप दिमाग मत खराब करो। क्या कोई माता पिता कह सकते हैं मैंने थोड़ी ना बारिश करा दी है, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? यह कुछ भी, किसी भी तरह से माता पिता रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पिता की इस तरह की बात कहना समझाने का एक तरीका था जो अपने बच्चे के व्यवहार को देखकर उन्होंने अपनाया था। व्यवहार को देखकर, बजाय इसके कि वो ये समझते कि पिकनिक के मिस होने में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बच्चा उन्हें अपनी निराशा शो कर रहा था। बच्चे की निराशा की फीलिंग को समझते और ये महसूस कराने कि वो जो महसूस कर रहा है पापा उसे फील कर रहे हैं। इसकी बजाय उसकी फीलिंग को ही रिजेक्ट कर दिया, बेकार कह दिया। ऐसा करना कि ये बेकार है मीन्स तुम जो कुछ महसूस कर रहे हो वो बेकार है। उसकी भावनाओं को रिजेक्ट करने से उसे आहत महसूस कर रहा है। पापा ये कह सकते थे ओ सच्ची तो बहुत बुरा हुआ, तुमने कितनी तैयारी की थी। तब शायद पार्थ कहता कि हाँ बारिश बहुत बुरी है, क्यों आई? पिता कहते और थोड़ी देर शांत रह के उस बारिश के मौसम का वो और क्या मजे कर सकते हैं,
चलो घर पर ही कुछ प्लान बनाते हैं, चलो कोई कार्टून देखते हैं या कोई कॉमेडी सीरियल या मूवी लगाते हैं, मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ या कुछ भी जो बच्चे का फेवरेट है, कुछ नया प्लान करते, घुमाने ले जाते, उसका गुस्सा शांत होता और बाकी का बचा हुआ दिन भी कॉपरेट करता। लेकिन अक्सर जब भी पार्थ घर गुस्से में आता है, पूरा घर अपसेट हो जाता है और शांति तब तक नहीं आती जब तक वो देर शाम तक सो ना जाए। होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चे की फीलिंग पर नहीं, उसके व्यवहार पर हमने प्रतिक्रिया की। तो क्या विशेष तरीका ऐसे में सहायता करता है? जब कोई भी बच्चा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बीच में होता है, वो किसी भी तरह किसी की सुन नहीं सकता। किसी की सलाह, कोई सांत्वना, कोई सच्ची सलाह, आलोचना, कुछ भी उस समय स्वीकार नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते। वो बस ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर समय पर वो जो महसूस कर रहे हैं, बस उसे समझा जाए, बिना कुछ डिस्क्लोज किए, बिना कुछ बताए वो क्या अनुभव कर रहे हैं, बस उन्हें समझ आ जाए। बस माता पिता समझ लें, वो थोड़ी सी भावना खोलेंगे, बाकी का सब कुछ माता पिता को समझना है। यही तो है पेरेंट स्किल। माता पिता होना कोई खेल नहीं है, यही तो है माता पिता और बच्चे का संबंध। क्योंकि भावना तो वो थोड़ी सी खोलेंगे और चाहेंगे कि पूरा समझ लिया जाए, जो कि बहुत कठिन है। और हम कहते भी हैं, बात तो बताओ कि बात हुई क्या है। तुम्हारे बिना बताए मुझे पता कैसे चलेगा? या बिना बोले कोई कैसे समझेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? या फिर मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं? हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब बच्चा कहता है कि आज टीचर मुझ पर चिल्लाई, तो कुछ माता पिता उससे कुछ पूछेंगे नहीं, बल्कि बिना जाने उस पर दोष मढ़ते हुए कहेंगे कि अगर टीचर तुम पर चिल्लाई तो तुमने कुछ किया होगा ना। टीचर बेवकूफ तो नहीं है, बेवजह थोड़ी चिल्लाई होंगी, बताओ तुमने क्या किया। यहाँ माता पिता को आवश्यकता है कि वो उसके दर्द को समझ रहे हैं, उसकी शर्मिंदगी को समझ रहे हैं और उस पर किए गए गुस्से को समझ रहे हैं, ये उसे एहसास दिलाएं। गुस्से पर रिएक्ट ना करके उसके दर्द, उसकी शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, ये एहसास कराना। इसके लिए बस इतना कहना भी कई बार काफ़ी होता है, ओह आई एम सॉरी बच्चा, मुझे भी बहुत दुख हुआ है सुन के। क्या हुआ था? बच्चे की फीलिंग उनके लिए उतनी ही जेन्युइन होती है जितनी हमारी फीलिंग हमारे लिए। तो उन्हें सुनना, उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए उनके दृष्टिकोण को स्वीकारना, न कि रिजेक्ट कर देने की आदत बना लेना, और प्रशंसा करते हुए या सराहना करते हुए रिस्पॉन्ड करना। जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालना। और फिर उस सॉल्यूशन पर उस बच्चे से ही राय भी लेना, एडवाइस लेना। अपने समाधान को फाइनल बस ऐलान नहीं कर देना कि ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए, अब तुम जाओ ये करो, ऐसा प्रतीत ना हो। जब बच्चा उस सॉल्यूशन को स्वीकार करेगा, तब वो उसका होगा और तभी वो इसको मानेगा। थोपा हुआ लगा तो बच्चा धीरे धीरे बताना बंद कर देगा, अपनी फीलिंग को डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो फिर हम कैसे समझें बच्चा क्या फील कर रहा है? अगर बच्चा सीक्रेटिव होता जा रहा है तो इसको समझ सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, घर में तूफान ले आते हैं, फट पड़ते हैं, या कभी हमने उसकी पिटाई भी कर दी हो किसी छोटी बात पर। अगर हमारा बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है तो हम इसे यूं समझ सकते हैं कि हमने पहले उसकी किसी बात या किसी गलती पर ओवर रिएक्ट किया है, या हम करते ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते? खुद को जांचना होगा।
यदि बच्चे की फीलिंग का सम्मान नहीं करते, उस पर ऑर्डर चलाते हैं, उसे अपनी ही आज्ञा में रखते हैं, बल्कि पब्लिक प्लेस पर भी अपनी आज्ञा के अनुरूप उसको व्यवहार करने की अनुमति है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा या वो आपके साथ कहीं आना जाना पसंद भी नहीं करेगा। और अगर बच्चा जल्दी जल्दी गुस्सा करता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसकी पर्याप्त प्रशंसा उसे नहीं मिल रही, कम से कम उतनी भी नहीं जितनी वो डिजर्व करता है। उसके सामने या उसके पीछे उसकी निंदा करते हो या कभी की हो। ध्यान दीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि बच्चा कहीं जा रहा था और वापस आने पर माँ ने पूछा कि देर क्यों हुई। बच्चे ने बताया कि पड़ोस की आंटी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा था, मैंने वो ला कर दिया इसलिए देर हो गई। अब ऐसा कहने के बाद बच्चे को ये उम्मीद थी कि मेरी प्रशंसा होगी, उसकी तारीफ की जाएगी कि उसने आंटी की हेल्प की, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसा सुनते ही माँ ने या पिता ने बुरा सा मुंह बना के कहा, घर का सामान तो लाया नहीं जाता, बाहर काम करते हैं, या कुछ और भी। अब बच्चे की फीलिंग जो खुशी की थी, उसे एप्रिसिएशन मिलना था, जिस तारीफ की आशा थी, वो तो मिली नहीं बल्कि आलोचना मिली। और धीरे धीरे ऐसे हमारे व्यवहार, ऐसी हमारी बातें इकट्ठी होकर बच्चे में गुस्से की भावना या हीन भावना या रिजेक्टेड फीलिंग को जन्म देने लग जाती है। यदि बच्चा किसी से जेलस फील करता है तो इसका कारण हो सकता है कि हम उसकी तुलना लगातार किसी दूसरे के साथ करते हो या पर्टिकुलर किसी एक के साथ करते हो, या फिर ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जिसके साथ जेलस फील करते हैं वहीं उसकी प्रशंसा तो हम सब जगह और सब किसी से तो नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा घर में हो जाता है, हम एक भाई दूसरे भाई या बहन से प्रशंसा ईर्ष्या करने लगता है। और अगर कहीं हम बच्चे के सारे काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है बच्चे को कुछ ना करने दिया जाए, सब कुछ हम करें, उन्हें कोई तकलीफ ना हो ऐसा चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सहायता बहुत जल्दी कर देते हैं, उसकी हर रुकावट, हर बाधा को तुरंत रास्ते से हटा देते हैं, तो ध्यान रखिए कि बच्चा किसी भी काम के लिए आत्मविश्वासी नहीं हो पाएगा। वो डरेगा, भयभीत रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए हर रुकावट, हर बाधा को उसके रास्ते से मत हटा दीजिए, क्योंकि आगे चलकर उसे अपनी बाधाएं खुद हटानी है और ये सीखना है। और ये सीखने का अवसर हमारे साथ ही रहकर तो मिलेगा। उसको ये सिखाना है कि रुकावट को, बाधा को रास्ते से खुद कैसे हटाया जाता है, बिना डरे, बिना झिझके। सहायता के लिए हम खड़े हैं, लेकिन तुरंत नहीं। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है जब वो खुद अपनी बाधा को हटा लेता है। आप जो चीज़ भी बच्चे के लिए खरीदते हैं और बच्चा उसे इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वो चीज़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो हो सकता है कि उस चीज़ में या उस चीज़ के खरीदने में बच्चे की सहमति शामिल ना हो, बच्चे के ऊपर अपना निर्णय थोप दिया गया हो, हमारे निर्णय ही मुख्य रहते हो। हमारे बच्चे के अंदर स्वाभिमान की, आत्मविश्वास की कमी का कारण ये भी होता है कि माता पिता बच्चे को अधिकतर एडवाइस देते रहते हैं, बजाय कि उन्हें इनकरेज करने के, सही निर्णय लेने के लिए इनकरेज करने के लिए। और अगर कहीं बच्चा जानबूझकर बच्चा डिस्टर्ब करता है तब तो खुश हो जाइए। अगर बच्चा इंटेंशनली डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आपसे फिजिकली अट्रैक्शन, अफेक्शन चाहता है, जाहिर सी बात है। उन्हें हग करना, गले लगाना बच्चे को माता पिता का स्नेह, वात्सल्य महसूस कराता है। तो बहुत ज़रूरी है दिन के 9 मिनट जो बेहद आवश्यक है। एक तब 3 मिनट जब सुबह आपका बच्चा नींद से जागे, दूसरे 3 मिनट जब बच्चा स्कूल से वापस आए,
या आप काम से घर वापस आए और तीसरे 3 मिनट जब बच्चा सोने के लिए बिस्तर पर पहुंच जाए। ये 9 मिनट निकालना मुश्किल तो नहीं है, पर चाहे तो इन 9 मिनटों में ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दीजिए। अगर ये देख रहे हैं कि बच्चा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो जिन्हें सबसे अधिक मानता है, जिनकी सबसे अधिक रिस्पेक्ट करता है, आदर्श मानता है, वो सार्वजनिक तौर पर छोटी छोटी चीज़ों में बाहर बहुत अनुशासित करते हैं, या कठोर दंडात्मक अनुशासन उनके दोस्त, उनके कजिन्स, यहाँ तक कि उनके भाई बहन के सामने कभी ना करें। इससे बच्चे में एक शर्मीलापन, घबराहट, हीन भावना घर कर जाती है। और अगर बच्चा रूढ़ व्यवहार कर रहा है तो ये उन्होंने अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखा है, घर में सुना है, बाहर देखा है, सुना है। अगर आप बच्चे को 1000 बार कोई बात समझा चुके हैं और फिर भी वो वही कर रहा है, आपकी बात को नहीं समझ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि कमी बच्चे में नहीं है। बच्चा स्लो लर्नर नहीं है, ये हमें सुनना और समझना होगा। बच्चे आपकी एडवाइस को सुनने के लिए कान बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको उदाहरण के रूप में देखने के लिए हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हैं। और अगर माता पिता कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, अपनी आदत, बोली, भाषा, व्यवहार, सोच, तो फिर बच्चे आपके लिए नहीं है। बच्चे समस्या नहीं है, बल्कि बच्चों के पास समस्याएं हैं। तो जब भी बच्चा अपनी समस्या शेयर करे, तब सब काम छोड़कर सिर्फ उसे सुनिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन सुबह आप आंखें खोलेंगे, आपका घर साफ होगा, पूरे घर में शांति होगी, आपके बच्चे अपनी और आपकी समस्याएं सुलझा रहे होंगे, वो उस दौर पर पहुंच चुके होंगे, वो अपनी जिंदगी की समस्याएं सही से सुलझाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात की चिंता हम ना करें कि बच्चे हमें सुन नहीं रहे हैं, हम इस बात की चिंता करें कि वो हमें देख रहे हैं। क्योंकि अगर माता पिता का व्यवहार सही नहीं है, तो बच्चे के खराब व्यवहार के लिए उनके माता पिता के लिए दुखी मत होइए, बल्कि अफसोस कीजिए उस बच्चे के लिए कि वो ऐसे माता पिता को डील कर रहा है। अपने शब्दों और अपने व्यवहार को बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे पर वो परसों तक याद रखेंगे। एक खराब ढंग से किया गया पालन पोषण एक जीनियस बच्चे को असफल करने में सफल हो जाता है, और फिर उस नन्ही जान पर ब्लेम भी लगाया जाता है कि उसने सपनों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। बच्चा तो कोई भी पा सकता है, लेकिन वास्तव में माता पिता वही हैं जो इस संबंध को समझ पाए, जो अपनी ज़रूरतों और स्वार्थ को बच्चे के बाद रखा हो। यदि आप माता पिता हैं तो इससे आप बुरा या गलत व्यवहार करने के अधिकारी नहीं हो जाते। याद रखिए, धरती पर कोई भी नहीं है जो माँ या पिता से अधिक प्यार कर सकता हो। तो अभिभावक होना, पेरेंटिंग होना केवल ये नहीं है कि हम बच्चों के लिए क्या चाहते हैं या बच्चों से क्या चाहते हैं, ये उससे कहीं अधिक है, कहीं अधिक। ईश्वर ने उन्हें हमें दिया है, वो हमारे द्वारा उन आत्माओं के लिए कुछ करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? वो चाहता है कि जो पूर्व जन्मों में उस आत्मा के चित्त पर जो गलत संस्कार पड़ गए, हमें अवसर मिला है, हम उन संस्कारों को समझें और उन्हें दूर करने में उस आत्मा की सहायता करें। वो आज हमारे घर में है, वो कहीं और, किसी और के यहाँ, कहीं भी हो सकती थी। ईश्वर कहीं भी भेज सकते थे उस आत्मा को, लेकिन वो चाहते हैं, उन्होंने हमें माता पिता बनाकर एक अवसर दिया है कुछ आत्माओं को हील करने का, प्यार से भर देने का।
सही मार्ग पर ले चलने का, प्यार से। यही कार्य तो पिता करता है, परम पिता, हमारा सबका पिता। फिर उसने अपने उस गुरु को उभारने का हमें अवसर दिया है। माँ के गुण उभारने का अवसर, पिता के गुण उभारने का अवसर। माता पिता होना सौभाग्यशाली होना इसलिए ही तो माना जाता है कि अब वो निर्माण कर सकेंगे। जन्म देना निर्माण करना नहीं है। एक आत्मा के गलत संस्कार हटाकर अच्छे संस्कार उसके चित्त पर डालकर बना सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे। इस कठोर, इस मुश्किल, बेदर्द दुनिया में सामना करने के लिए उस बच्चे को कठोर बनाना माता पिता का काम नहीं है, बल्कि बच्चे को ऐसे पालें, ऐसे बड़ा करें कि पहले से ये कठोर, ये बेदर्द दुनिया थोड़ी कम कठोर हो जाए, थोड़ी कम बेदर्द हो जाए, प्यार से भर जाए। बच्चे में सही निर्णय की क्षमता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा सही निर्णय ले, ये योग्यता हम सिखा सकें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी अधिक ज़रूरी है कि वो उस स्थिति को, उस जीवन का सामना करने की हिम्मत विकसित कर ले जब उसके निर्णय गलत होते हों। गलत निर्णयों का सामना करने की हिम्मत विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सही निर्णय लेने की शक्ति होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है गलत निर्णय होने पर उनका सामना करना। कर सकेंगे हम? कर सकेंगे। तो अब हम इस तरह से देखते हैं कि कहाँ चूक हो जाती है संबंध में। हम कहाँ बच्चों को नहीं समझ पाते या नहीं समझा पाते। एक ऐसी सुबह में चलते हैं, आपके दिन की एक ऐसी सुबह जिसमें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फोन की घंटी एक तरफ बज रही है, बजती ही जा रही है। माली अपनी समस्या लिए खड़ा है, छोटा बच्चा रो रहा है, दूसरे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार भी करना है, इधर पति जी के लिए टिफिन बनाना है और सासू माँ के लिए चाय चढ़ेगी। और तभी पर जो पराठा डाला था वो जल गया। अब आपके पति या सासू जी किचन में आते हैं और उस पराठे को देखकर बोले, हे भगवान, कब सीखोगी तुम ये सब? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कब सीखोगी ये सब? पराठा उनके मुंह पर ही फेंक के मार दे? नहीं, ज्यादा हो गया। अच्छा, तो क्या ये मन करेगा कहने का कि अब से अपने आप ही बना लेना? नहीं, तो शायद कुछ भी ना कहे। हो सकता है, हो सकता है कोई कुछ ना कह पाए, बस रोना आ जाए, आंखों में आंसू तैर जाए, बस टपकने को तैयार। कितनी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं और आकर क्या कहा, कब सीखोगी ये सब? क्या लगेगा जी? गुस्सा, नफरत, नाराजगी। अच्छा, अब आपके लिए, मतलब उनके लिए दूसरा पराठा बनाना आसान होगा? लगेगा जहर ही मिला दूं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, पूरा दिन कैसा जाएगा? पूरा दिन बुरा लगेगा, बेकार लगेगा। अच्छा, उसी सिचुएशन में फिर से जाते हैं। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही है, माली खड़ा हुआ है, छोटा बच्चा रो रहा है,
दूसरे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, टिफिन बनाना है, और चाय गैस पे चढ़ी हुई है और पराठा गया जल। आगे पूरी सिचुएशन देखकर पतिदेव ने या सासू ने आकर कहा, ओ कितना मुश्किल होता है ना ये सब, सुबह सुबह कितना परेशान हो जाती हूँ ना, इधर बच्चा उधर फोन और अभी पराठा भी जल गया। काश मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देती। आज की सुबह ही कितनी कठिन है। ऐसा बोले वो तो कैसा लगेगा? वंडरफुल, बहुत अच्छा लगेगा ना। और आप शायद झट से कह दें, कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा पराठा बना देती हूँ, बस 2 मिनट, है ना। क्यों? बच्चा तो अभी रो रहा है, फोन की घंटी अब भी बज रही है, और पराठा तो अभी जला ही हुआ है, तो क्या हो गया? ये सब मैटर नहीं करेगा। तो क्या अंतर हुआ? क्योंकि जब कोई गलतियां नहीं गिनाता, आलोचना नहीं करता, तब हमें अच्छा लगता ही है। और अगर मैं पूछूं कि दिन कैसा बीतेगा, तो आप कहेंगे चीयरफुल, हैप्पी वन। इसलिए क्योंकि जब कोई गलतियां गिनाता है, उस समय जब हम अपने इमोशन के बीच में हो, उस समय कोई गलती बताता है, सच्ची आलोचना भी करे, हम सुनना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अच्छा अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं। सिचुएशन सेम है, फोन की घंटी बज रही है, बच्चा रो रहा है, उधर बच्चे को तैयार करना है, सब कुछ सेम है। माली खड़ा हुआ है, चाय चढ़ी हुई है और पराठा फिर से जल गया, और पतिदेव या सासू माँ किचन में आई और बहुत शांति से कहा, हटो, तुम तो रहने दो, मैं बताती हूँ पराठा कैसे बनता है। अब अब आपका क्या हाल है? यही ना, ये तो पहले से भी ज्यादा बुरा था, पहली वाली सिचुएशन से ज्यादा। इसमें तो सीधे सीधे कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, एम आई स्टूपिड, मुझे पराठा बनाना नहीं आता, वो इसलिए जल गया है, मतलब मुझे गलत समझा गया है। तो अब यूं समझते हैं इन 3 अलग अलग पहलुओं से कि हम बच्चे के साथ बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं इस पराठे की जलने वाली घटना से। कुछ माता पिता कहेंगे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, कब सीखोगे ये सब, ये जानने के लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए। होता है ऐसा। कुछ पेरेंट्स बच्चे की एक बार की गलती पर ही उसे एडवाइस तो देते ही हैं, बल्कि साथ ही कहते हैं, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें इसे कैसे करते हैं, या तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम तो बस अपना दिमाग लगाओ ही मत, या फिर थोड़ा दिमाग भी खर्च कर लिया करो कभी कभी, और भी बहुत कुछ। हम इस पराठे की जलने वाली कहानी से क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीख भी गए होंगे। एक तो ये कि आपको समझा जाए, दूसरा ये कि बिना ब्लेम लगाए समझा जाए, और तीसरा ये कि उस समय तो बिल्कुल ना बताएं, इसे तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, जब जब हम अपनी भावना के बीच में हो। अपने आप को इस परिस्थिति में रख के हम बच्चे की भावना को ठीक ठीक समझ पाने में सक्षम होते हैं। वो क्या महसूस करेगा इन शब्दों से, ये शब्द नहीं, चाकू, जरा संभाल कर चलाइए। अगर बच्चा पास आकर ये कहे कि वो अपना होमवर्क करना भूल गया और कल डेडलाइन है, तो बच्चे से ज़्यादा पेरेंट डर जाते हैं और रिएक्ट कर बैठते हैं, या वापस बच्चे पर गुस्सा करते हैं, या दंड का ऐलान कर देते हैं, जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी या वो चीज़ नहीं मिलेगी, या फिर टीचर का भय दिखाते हैं।
इससे बच्चा जो पहले से ही असमंजस में था, डरा हुआ था, उसके पास कोई सॉल्यूशन होता तो वो आपके पास तो नहीं आता, उसे कोई सॉल्यूशन तो मिला नहीं, बल्कि पेरेंट्स से अपनी समस्या कहने के बाद वो कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया गया। पूरे दिन क्या कर रहे थे, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, सबसे पहले आकर चेक क्यों नहीं करते हो, अपना बैग क्यों नहीं दिखाते हो। ये सब कहने के बजाय जब बच्चा अपनी समस्या बता रहा है तो उसे पैनिक होकर बिल्कुल नहीं सुनना है, बल्कि बड़ी सरलता से चेहरे पर शांति के भाव रखते हुए सुनना है, दुख प्रकट करना है, ओह सो सॉरी, और फिर उसी से पूछना है कि अब तुम क्या करोगी। उसे उसकी समस्या का खुद समाधान सोचने देने में मदद करनी है, जिससे कि जब आप समाधान डालें तो उसे ये लगे कि ये उसका ही निकाला हुआ समाधान है और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी। क्योंकि जब समाधान नहीं मिलेगा तब आप अपनी सहायता का हाथ बढ़ाएंगे, तो तब आप कह सकते हैं चलो देखते हैं क्या करते हैं, चलो देखते हैं जितना होगा उतना करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि टीचर से और समय मांग लो, और बच्चे पर कॉन्फिडेंस दिखाएं कि मुझे पक्का पता है अगर तुम्हें एक दिन का समय मिल गया तो तुम पक्का इसे कंप्लीट कर लोगे। नो चिक, नो झगड़ा, नो रगड़ा, कोई गुस्सा नहीं, शांति से। इससे बच्चे में गिल्ट नहीं आएगा, जो हमारे शब्दों की वजह से आ सकता है या आ जाता है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, जैसे कि उसने होमवर्क ना करके उसने बहुत बड़ा दोष किया है, और ऐसा महसूस होने पर उसे दुनिया डरावनी लगती है। लेकिन हमारे इस तरह के व्यवहार से, जिसमें उसे बिना ब्लेम किए समझा गया है, उसे ये दुनिया डरावनी नहीं लगेगी। तो प्यार से बच्चे को समझें और तब उसको समझाएं। एक और चीज, बच्चों का घर है तो टूट फूट होना सामान्य सी बात है। बहुत सारी चीजों की कीमत पैसों से होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भावनात्मक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और भावनात्मक दृष्टि से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी कोई चीज बच्चे से लापरवाही से टूट जाए तो जाहिर सी बात है मन तो दुखी होगा, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया बच्चे को बहुत कुछ सिखाएगी। एक तो हो सकता है कि माता पिता गुस्सा करें, पकड़कर पीट दें, तो इससे वो सीखेगा कि जब कोई चीज टूटती है या बिगड़ती है या स्थिति बिगड़ती है तो मारपीट की जाती है। ये उसने ऐसे सीख लिया, अब वो भविष्य में अपने निजी जीवन में इस समस्या का समाधान ऐसे ही करने वाला है। तो उसे क्या समाधान दिखा रहे हैं, ध्यान रखिए। एक हो सकता है बहुत गुस्सा करें, पीट दें, एक हो सकता है अपने ऊपर से काबू खो दें, चिल्लाएं, फटपड़ें और इस हद तक ना जाएं, लेकिन फिर भी दुख होता है, हम जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है शांत रहने का, और जैसे ही टूटने की आवाज आती है हम चिल्ला कर बोलते हैं किसने तोड़ा है ये, या फिर अब क्या तोड़ दिया, और साथ ही आने दो पापा को, आज तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी। रोज रोज का घर में ऐसा सुनाई दे रहा है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से होगा ये कि बच्चे के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, और भय व्याप्त तो होगा पिता के लिए, स्थिति के लिए, और आगे से जब चीज टूटेगी तो वो बताएगा नहीं, झूठ बोलेगा। उसे लगेगा कि पिता कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई जल्लाद है जिसे घर पे आने पे सब चीजें ठीक मिली चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। और ये भावना बच्चे के पिता के साथ के संबंध को खराब करती है, उसके साथ संबंध खराब होते हैं, दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ये महसूस होने लगता है कि पिता कोई बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं। ये शब्द धीरे धीरे कहीं बैठते चले जाते हैं जो कि हमने अनजाने में कहे हैं।
मुझे याद है कि बचपन में हमसे एक बहुत कीमती वाज टूटा था और अक्सर चीज़ें तो टूटती ही थीं। बहुत गड़बड़ें हम बचपन था करा ही करते थे। लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया कि हमें जो सुनाई देता था, हमें एक आवाज़ आती थी कि क्या टूटा। हमें ये आवाज़ सुनाई देती थी कि अपना ध्यान रखना, चोट तो नहीं लगी, दूर रहना, पास मत जाना। ये दो वाक्य ये दो वाक्य हमने अपने माता पिता से सुने। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि क्या तोड़ा। ये आवाज़ तो हमें याद नहीं कभी आई हो। इसका विश्लेषण बड़े होने के बाद महसूस किया कि कितना अंतर था इन दो शब्दों में। ये जो शब्द है कि क्या तोड़ा, ये अपराध बोध महसूस करा देता है। बच्चे में उसे छिपाने का प्रयत्न शुरू हो जाता है और वो अपना नाम नहीं आने देना चाहता, क्योंकि वो समाज में अब तक ये जान चुका है, देख चुका है कि अपराधी को दंड मिलता है। और उससे ये टूट गया है, उसने ये तोड़ा नहीं है, इसे अब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि पहले ही माना जा चुका है कि क्या तोड़ा, अब क्या तोड़ा। मीन्स ये कि उसने ही वो तोड़ा है और उस पर ये इल्जाम आ चुका है। अब पहले ही जब सब ये मान ही चुके हैं तो उसको कहने का कोई फायदा नहीं है। जबकि ये क्या टूटा शब्द अपने साथ भावनात्मक जुड़ाव लेकर आता है, राहत देने वाला शब्द एक नन्हे से दिल पर मरहम का काम करता है। और जब उससे पूछा जाए तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मीन्स केयर, मेरी सुरक्षा की चिंता की। यह एहसास सत्य बताने के लिए, कुछ भी ना छुपाने के लिए पर्याप्त होता है। इसमें भय नहीं है, इसमें खुलापन है। क्यों? क्योंकि शब्द से ही एहसास होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा। वो मुझे समझते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कुछ टूट गया है, कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे वो समझ रहे हैं कि टूट गया है, मैंने तोड़ा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहीं ब्लेम नहीं लगाया। और यही तो सीखा था हमने पराठा जलाकर। कोई हमें समझ जाए बिना आरोप लगाए। और एक बात बताऊं, ये जुमला बड़ों के संबंध में भी काम आता है, कर्मचारी मालिक के संबंध में भी काम आता है, मालिक सेवक के बीच में भी काम आता है। अब ऐसे में कभी काम वाली बाई से कुछ टूट जाए ना, तो कहिए चोट तो नहीं लगी, और बस शांत रहिए। कोई भी जानबूझकर आपकी हानि नहीं कर रहा है, हो जाता है। आगे से वो और सावधानी बरतेगी, उसे आपका ये एहसास पहुंचेगा कि इन्होंने अपने कीमती सामान की परवाह बाद में की, मेरा ध्यान पहले रखा, मुझे चोट तो नहीं लगी इस बात का ध्यान रखा, और ये केयर छू जाती है। ये तो बांटना है, और यही तो हमें भी चाहिए। यदि सामान सदा बने रहते तो फैक्ट्रीज एक बार सामान बना के बंद ना हो चुकी होती। कहिए चलो ठीक है, अब कुछ नया, कुछ नई डिजाइन कर लाएंगे। इसे बहुत समय भी हो गया था, इसे मैं हटा भी नहीं पा रही थी। और बस घर में खुशी का माहौल ऐसे ही बना रहेगा, और हमारे संबंध भी तो ऐसे ही अच्छे बनेंगे। ये शब्द महत्वपूर्ण है मनुष्य मात्र को राहत देने के लिए। और ये शब्द बच्चे सुन रहे हैं तो शब्दों से संबंध मजबूत होंगे, और आगे यही संस्कार तो वो अपने आगे बच्चों को देने वाले हैं। तो बनाइए अपने परिवार में एक परंपरा, डालिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरा की विरासत में मिले ये परंपरा। बनिए बच्चों के साथी, मित्र, हम सफर, हमदर्द, दोस्त। तो जब कभी बच्चा मुंह में अंगूठा डाले तो उसे जोर से चिल्लाकर, डांट कर, आदेश देने के बजाय ये कहकर देखिए कि
उसका मनपसंद कैरेक्टर जो भी है कहिए कि तुम्हें क्या लगता है स्पाइडरमैन भी अंगूठा चूसता होगा क्या? या अगर कमरा साफ नहीं है तो हम चिल्लाकर डांट कर कहें कि अगर कमरा साफ नहीं करोगे तो आज तुम्हें ये नहीं मिलेगा, बजाय इसके हम ये कहेंगे चलो ठीक है, चलो कमरा क्लीन करते हैं। तुम्हें कैसे पसंद है, चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? तुम्हारे कमरे में कुछ चीज़ें सेट करने में मुश्किल तुम्हें होती होगी, समझ नहीं आता होगा ना, कैसे इसको या क्या ऐसा लाया जाए जिससे कमरा व्यवस्थित लगे। लीजिए उनसे आइडियाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि कल बच्चों की यादों में ही तो रह जाना है। तो कल आप उसे किस तरह से याद आना चाहते हैं? जो आज उनके साथ जीवन बिताएंगे, जो आज उनके साथ संबंध बनाएंगे, कल वो उसी को याद करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमारी प्रतिक्रिया, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं हमारे घर के वातावरण में निर्णायक अंतर ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपने ठीक समझा है। इस भावना को उन तक पहुंचाने के बाद उन्हें अपनी बात समझाने का और कोई बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। तो बनाइए स्वयं को ट्रेन सर्जन। रखिए अपने पास इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स किट, जिसमें वो हमेशा आपके पास विशेष विशेष शब्द, आपके पास है एक विशेष डिग्री। आप हैं माता पिता। अब माता पिता होना कोई कम डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है और बहुत बड़ी जॉब भी। तो खुश रहिए, खुश रखिए अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, आसपास सब तरफ खुशियां बिखेरिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी दौलत आपके पास है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे